आज जिस सीट की बात करेंगे वो है पिपरा की सीट। ये सुपौल में आती है पिपरा की सीट, लेकिन ये सीट कितनी दिलचस्प है जो फिलहाल तो जेडीयू के कब्जे में है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है। रंजन जी, सीट को अगर स्कैन करते हैं तो इसका मिजाज क्या पाते हैं? क्या जदयू को फेवर करती रही है यह सीट या उलटफेर होते रहे यहाँ पर जीत हार के आंकड़े? देखिए, जब आप पिपरा विधानसभा सीट की बात शुरू कर चुकी हैं और जैसा आपने बताया कि ये सुपौल ज़िला में है, तो हम यहाँ पर ये क्लियर करें कि पिपरा नाम से बिहार में दो विधानसभा क्षेत्र हैं। एक तो सुपौल जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, और एक पूर्वी चंपारण ज़िला में भी पिपरा विधानसभा सीट है। उसकी हम फिर कभी जो है उसके बारे में भी आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, पिपरा जो है सुपौल ज़िला में है, लोकसभा भी इसका जो है वो सुपौल ही है, कोशी प्रमंडल का हिस्सा है, और ये एक नया विधानसभा क्षेत्र है। 2008-9 परिसीमन के बाद जो है इसका गठन किया गया, और 2010 में पिपरा में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, और उस पहले चुनाव में जेडीयू की प्रत्याशी सुजाता देवी यहां से चुनाव जीती। आपने पूछा कि क्या यहां पर जेडीयू को ही सपोर्ट करता रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं है। 2015 में यहां से आरजेडी जीता था, लेकिन तब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। तो जो पिपरा विधानसभा सीट की एक बात दिख रही है बहुत साफ साफ, वो ये दिख रही है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं पिपरा की सीट भी उसी तरफ रहती है। 2010 और 2020 में यहां से जेडीयू को जीत मिली, तो 2015 में आरजेडी यहां से जीतने में कामयाब हुआ, और तब जो है नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ थे। तो ये एक चीज जो है यहां पर दिखती है। एक और चीज यहां पर पिपरा विधानसभा क्षेत्र में दिख रही है कि यहां हर बार जो है वो विधायक का चेहरा बदल जा रहा है। मतलब जो यहां 3 चुनाव हुए हैं, तो यहां पर 3 अलग अलग व्यक्ति जो है वो विधायक बने हैं। अब हम यहां के क्षेत्र के बारे में बात कर लें, पिपरा क्षेत्र के बारे में जो इस विधानसभा में आता है। तो पहले किशनपुर विधानसभा हुआ करता था, उसी के बाद से ये पिपरा बना है। जब किशनपुर विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ 2008-9 परिसीमन के बाद, तो अब किशनपुर प्रखंड जो है वो पिपरा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया है। पिपरा भी है, और सुपौल प्रखंड की 5 ग्राम पंचायतें भी इसमें शामिल है। अगर हम यहां पर आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो 2010 में सुजाता देवी जो हैं वो यहां की पहली विधायक बनी। वो जेडीयू की प्रत्याशी थी, और वो विश्व मोहन कुमार की जो है वो पत्नी हैं। उनको विश्व मोहन कुमार सुपौल से सांसद भी रहे हैं, और आपको कोशी क्षेत्र में जो है वो विधायक भी आपको रहे हैं कई बार। अगर आप देखें तो त्रिवेणीगंज से भी वो विधायक रहे हैं 3 बार। तो सुजाता देवी जो हैं वो यहां चुनाव लड़ती हैं। उनको 44,883 वोट आते हैं, 35.84% वोट था। और यहां पर अगर आप देखें तो एलजेपी दूसरे स्थान पर थी। दीनबंधु यादव जो हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको 30,197 वोट आए, 24.12%। और दिलेश्वर कामत जो हैं वो निर्दलीय तब लड़े थे। दिलेश्वर कामत जो हैं अब वो सुपौल के सांसद हैं, तब निर्दलीय लड़े थे, और 19,298 वोट लेकर आए थे, 15.41%। वो तीसरे स्थान पर थे, और कांग्रेस यहां पर चौथे स्थान पर थी। सूर्य नारायण यादव को जो है 7,647 वोट मिले थे, 6.11%। तो सुजाता देवी को 14,686 वोटों की जीत मिली। इसके बाद 2015 आता है, और 2015 में जो है ये सीट गठबंधन में आरजेडी को दे दी जाती है, और आरजेडी यहां से यदुवंश कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारता है। तो यहां पर पिछला चुनाव जीती थी सुजाता देवी, विश्व मोहन कुमार की पत्नी। तो अब विश्व मोहन कुमार यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में खड़े हो जाते हैं। तो यहां आमने सामने की लड़ाई हुई थी, और यदुवंश कुमार यादव को
85,944 वोट आए, मतलब 54.02%। तो जो जेडीयू के वोट थे, जो आरजेडी के वोट थे, जो कांग्रेस के वोट थे, वो सिंपली ऐड ऑन हुए और ये 54.02% तक पहुंच गए। और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे विश्व मोहन कुमार को 49,575 वोट आए, मतलब कि 31.15%। तो बड़ी जीत मिली यदुवंश कुमार यादव को 36,369 वोटों से। लेकिन 2020 में जो है रामविलास कामत को जेडीयू ने अपना प्रत्याशी बनाया। जो विश्व मोहन कुमार 2015 में बीजेपी से लड़े थे, वो आरजेडी ज्वाइन कर चुके थे, तो आरजेडी ने अपने सिटिंग विधायक की टिकट जो है वो यहां से काट दिया और उनको निर्मली भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए, यदुवंश यादव को। और वहां पर उनको हार का सामना वैसे करना पड़ा। जब हम निर्मली चर्चा कर रहे थे तो हमने ये बातें भी की थी। तो विश्व मोहन कुमार आरजेडी के प्रत्याशी हुए और शकुंतला प्रसाद यहां एलजेपी से चुनावी मैदान में थे। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि आमने सामने की ही लड़ाई हुई। रामविलास कामत जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, उनको 45.3% वोट आए, मतलब कि 19,245 वोट। और विश्व मोहन कुमार को आए 63,143 वोट, मतलब कि 34.8% वोट। और 19,245 वोटों से जो है वो रामविलास कामत यहां पर चुनाव जीत गए। तो अब सवाल उठता है कि इस बार कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, दावेदार कौन हो सकते हैं, क्योंकि एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुआ कि विश्व मोहन कुमार जो 15 में बीजेपी से लड़े थे, 20 में आरजेडी से लड़े, वो लोकसभा चुनाव से पहले वापस बीजेपी में आ चुके हैं। तो अब इस बार वो बीजेपी से यहां कोशिश करेंगे कि उनको टिकट मिले। सिटिंग सीट जो है वो जेडीयू की है। रामविलास कामत जो हैं वो यहां पर जो है वो अभी सिटिंग विधायक हैं। हालांकि रामविलास कामत को इधर बाल श्रमिक आयोग के सदस्य के रूप में नामित भी किया गया है, जो अभी बाल श्रमिक आयोग का पुनर्गठन हुआ है और अलग अलग आयोग आप देख रही हैं कि वो बन रहे हैं और उसमें जो है वैसे लोगों को भी एडजस्ट किया जा रहा है जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, अलग अलग जो सहयोगी घटक दल हैं एनडीए के। और इसमें एक राजनीति भी है कि जिनको आप जोड़ते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव के वक्त आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर आप इसे देखें तो उनका दावा कमजोर पड़ सकता है। तो विश्व मोहन कुमार अब आ गए हैं, तो अब देखना यह है कि बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ती है या जेडीयू ही चुनाव लड़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 2010 में सिटिंग सीट होने के बावजूद जेडीयू ने 2015 में यह सीट छोड़ी थी, तो क्या 2020 में सिटिंग सीट होते हुए 2025 में यह सीट जेडीयू छोड़ेगा और बीजेपी लड़ेगा, ये वक्त हमें बताएगा। अब जहां तक आरजेडी की बात है तो देखिए यदुवंश कुमार यादव निर्मली भेजे गए थे, वहां उनका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था, उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जो है यदुवंश कुमार यादव कहते हैं कि वो लड़ेंगे तो पिपरा से लड़ेंगे और ये बात भी कहते हैं कि अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो आरजेडी में बने हुए हैं और कहते हैं कि वो इसी पार्टी में रहेंगे, टिकट मिले ना मिले, लेकिन वो इसी पार्टी में रहेंगे। अगर कुछ जातीय समीकरण की वजह से मुझे किनारा किया जाता है तो भी वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ संभावित उम्मीदवार हैं, कारी प्रसाद यादव का नाम आता है, कोई और भी नाम यहां पर लिए जाते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहां आरजेडी किसे कैंडिडेट बनाता है, क्योंकि यहां पर जेडीयू जो है यहां पर धानुक वोट अच्छी संख्या में हैं, तो जेडीयू की कोशिश होती है कि वो धानुक से ही जो है वो प्रत्याशी बनाए। दूसरी तरफ आरजेडी की कोशिश ये होती है कि वो भी, चूंकि उसको लगता है कि यादव वोट तो उसके साथ रहेगा, हालांकि यहां यादव सबसे ज्यादा है, तो उसको लगता है वो वोट तो रहेगा। अगर वो दूसरे ब्लॉक से अगर प्रत्याशी बनाता है तो उसका फायदा होगा। तो देखना इस बार क्या कुछ होता है। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ अगर देखें तो जो एक अनुमान है, मैं बार बार कहता हूं कि यह अनुमान है, उसमें जो
SC हैं वो 14.65% हैं। अब मुस्लिम वोटर्स जो हैं यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, 16.60% हैं, और यादव वोटर्स जो हैं वो 19 से 21% हैं। तो जो माई का इक्वेशन है आरजेडी का, वो लगभग 35 से 37% के आसपास का बन जाता है। सामान्य जाति यहां बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप देखें तो 12-13% के आसपास है। ब्राह्मण थोड़े ज्यादा हैं, उसके बाद राजपूत भूमिहार यहां पर कम है। धानुक यहां पर जो हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 15-17% के आसपास। और जब उसमें आप कुर्मी, कोयरी और धानुक, मैं इसे KKD अगर आप कह लीजिए, तो ये जो है 20 से 22% का चंक बनाता है। और यही वो वजह है कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं वो गठबंधन यहां से चुनाव जीत जाता है अब तक। वैसे भी यहां पर 8 से 9% हैं। लेकिन जो पिपरा है वहां पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका चलता है, वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो देखिए, जो पिपरा विधानसभा में दोनों ही गठबंधन के लिए जो महत्वपूर्ण है, उसमें पहला है कि प्रत्याशी का चयन जो है वो अपेक्षाओं पर खरा उतरे जनता के, वो जरूरी है। इसके अलावा गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर सामंजस्य हो, और उसके सहारे जो आप प्रत्याशी चुनते हैं और जो गठबंधन का सामंजस्य होता है, उसके सहारे जो जातीय समीकरण को बेहतर ढंग से साध पाएगा, पिपरा में जीत उसी पार्टी को मिलेगी। तो ये पिपरा की जंग इस बार, और काफ़ी दिलचस्प यहाँ की जंग होने वाली है। अब कौन किसका कैंडिडेट होगा, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद समीकरण क्या बनते बिगड़ते हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।